सभी विजेताओं को मेरा सलाम। मेरा नाम है दिनेश गौतम। आपके चैनल नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जीके की क्लास लेकर आया हूं मैं आज। ऐसे बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं जो जीके के विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आइए बोर्ड की तरफ देखते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। छोटी छोटी चीजें लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जरा देखिए, पहला पॉइंट देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी। देखिए, दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है, लंबाई में जो सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है नील नदी। तो जो नील नदी है, यहाँ पर बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। तो नील नदी के बारे में पहली बात तो यह है कि नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। कौन सी झील से निकलती है? नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया, यहां पर मैं लिख देता हूं, नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। ये कहां खत्म होती है, कहां गिरती है? तो ये गिरती कहां है? ये भूमध्य सागर में गिरती है। ये नदी भूमध्य सागर में समाप्त होती है ये नदी। और क्या आप इसके बारे में जान सकते हैं? जो ये नील नदी है, इस पर एक डैम बनाया जा रहा है, डैम, बांध, जिसका नाम है ग्रांड रेनेसां। ये बांध बनाया जा रहा है नील नदी पर, इसका नाम है ग्रांड रेनेसां। कहां बनाया जा रहा है? ये इथोपिया में बनाया जा रहा है। एक इथोपिया देश है, ग्रांड रेनेसां इथोपिया में बनाया जा रहा है। ये बांध इथोपिया में बनाया जा रहा है। इस बांध को लेकर वहां पे झगड़ा भी चल रहा है, लेकिन जब ये बांध बनकर तैयार हो जाएगा, अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध होगा, सबसे ऊंचा बांध होगा। तो देखिए, आपको क्या क्या समझना है। नील नदी सबसे बड़ी है, विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में गिरती है। इस पर एक बांध बनाया जा रहा है जिसे कहते हैं ग्रांड रेनेसां बांध। ग्रांड रेनेसां कहां पर है? ग्रांड रेनेसां है इथोपिया में। एक और क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन है कि मिस्र का संबंध कौन सी नदी से है, या मिस्र किस नदी की देन है? तो इसका उत्तर होगा नील नदी की देन है मिस्र एक देश का नाम है जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो ये सारी चीजें आपको नील नदी के बारे में जाननी है। तो ये कैसी लगी चीज आपको? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, थंबनेल लिखकर भेज दीजिए। सारी चीज़ों को दोस्तों लिखते रहना, ठीक से लिस्ट बनाते रहना, हर चीज़ की बढ़िया तरीके से याद भी करते रहना। पेपरों में आने वाले अति महत्वपूर्ण सवालों की ये सीरीज है। संविधान यदि आप करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर संविधान की लगभग 40 वीडियो पड़ी हुई हैं। संविधान खत्म हो चुका है, शायद एक क्लास बची है संविधान के बारे में। आप टॉपिक नंबर 1 से संविधान की सारी क्लासेस कर सकते हैं यदि आप चैनल पर नए हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों तक इस सूचना को पहुंचाइए। ठीक है, देखते हैं, चलिए अगली चीज पर आते हैं और इस बात को मिटा देते हैं। इतनी ही चीजें आपको नील नदी के बारे में जाननी है। सबसे लंबी नदी है दुनिया की। पहली बात होगी, देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? बोर्ड पर लिखा हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम है अमेजन नदी। सबसे बड़ी नदी का नाम मतलब है ये नील नदी से चौड़ी भी है, और ये जल बहाव के आधार पर, अर्थात नील नदी से ज्यादा जल को बहाकर लेकर आती है ये नदी। तो इस नदी, यह नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन के बारे में आप समझ लीजिए, यह नदी, ठीक है, यह नदी, पहली बात तो यह नदी जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की है। याद रखना है आपको, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदी है। पहली बात, कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ये कहां से निकलती है? ये नदी निकलती है एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला से। एंडीज एक पर्वतमाला है, दक्षिणी अमेरिका की पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। कौन से देश में इसका उद्गम स्थल है? वहां पर एक देश है पेरू। ये नदी पेरू से निकलती है। और ये नदी कहां पर समाप्त होती है? याद रखना है, कहां से निकलती है ये नदी? पेरू से निकलती है। और ये नदी कहां पर गिरती है? ये नदी गिरती है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में समाप्त होती है ये नदी।
ये बात को याद रखना, ये नदी ब्राजील से होकर भी बहती है। तो ये पॉइंट कैसा लगा? दो नदियों के बारे में मैंने बताया, दक्षिण अमेरिका से बहती है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिरती है, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, और ये पेरू नाम का एक देश है, उस देश में इसका उद्गम स्थल है। यहाँ पर जो एक पॉइंट आया है एंडीज पर्वतमाला, इसके बारे में और आप लिख लेना, एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी जो लंबाई है, विस्तार है, वो हिमालय पर्वत से भी ज्यादा है। ध्यान रखना, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंडीज, एक पर्वतमाला है एंडीज। ये कैसी है? सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये सबसे लंबी पर्वतमाला है। कौन से महाद्वीप में है ये? उत्तरी अमेरिका में है ये, उत्तरी अमेरिका में है ये। और अभी हमने बात की थी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है। आपको मालूम होगा हिमालय में ही है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कौन से देश में उपस्थित है? याद रखना है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में उपस्थित है। ये बात हो गई अमेजन नदी की सबसे बड़ी नदी, और ये सारी बातें हो गई। यहाँ तक हम बात कर लेते हैं। अगली बात देखिए जरा, बोर्ड की तरफ देखिए। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। पहले प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार जो है 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। तो इसके बारे में डिटेल लिख लीजिए। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई 1901 में। ये याद रखना है एक बात, तो 1901 में। प्रारंभ में ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? इन 5 क्षेत्रों को आप लिख लीजिए। प्रारंभ में ये दिया जाता था चिकित्सा में, चिकित्सा में, और जो दूसरा क्षेत्र था इसका, चिकित्सा के बाद दूसरा क्षेत्र शांति, तीसरा क्षेत्र भौतिकी, चौथा क्षेत्र, तो इसका चौथा क्षेत्र कौन सा हो गया? रसायन, इसका 5वां क्षेत्र कौन सा? चिकित्सा, शांति, भौतिकी, रसायन और शांति के क्षेत्र में दिया। शांति तो हो गया, चिकित्सा, शांति, भौतिकी, रसायन और साहित्य में। तो जब शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कारों की, और शुरुआत हुई थी 1901 में, तो ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था पुरस्कार। अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। छठा क्षेत्र कौन सा जोड़ा गया? छठा क्षेत्र जोड़ा गया इसमें अर्थशास्त्र। याद रखना है, लिख लीजिए, ये बाद में जोड़ा गया। अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बाकी चीजें नोबेल पुरस्कार के बारे में बाद में होंगी। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कई सारे भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसी भारतीय को मिला था, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। उनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनकी पुस्तिका थी गीतांजलि, 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगली बात देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब आंख में कहां पर बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। वस्तु का प्रतिबिंब आंख के अंदर बनता है, दृष्टिपटल पर। तो आपको ये सही कर लेना है। दृष्टिपटल एक अंग होता है आंख का, और उसी पर आंख के अंदर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जल में घुलने वाली विटामिनों के नाम बताइए। जल में 2 विटामिन घुलती हैं, विटामिन सी और विटामिन बी। ये आपको याद रखना है। बाकी की जो विटामिन बची वो घुलती है वसा में, और वसा में घुलने वाली विटामिन का क्या नाम है? वसा में घुलने वाली विटामिन का नाम है ए, डी और ई। याद रखिएगा, 3 विटामिन ऐसी होती हैं जो वसा में घुलती हैं, 2 विटामिन ऐसी होती हैं जो घुलती हैं जल के अंदर। तो जल के अंदर कौन कौन सी विटामिन घुलती हैं? सी और बी। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे कर लेना, समझ लेना। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया रोग किससे संबंधित है? देखिए, हीमोफीलिया रोग जो है वो रक्त से संबंधित है। यदि व्यक्ति को चोट लग जाए तो इस रोग में रक्त का बहना नहीं रुकता है। यह एक आनुवंशिक रोग भी है। याद रखना है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, और हीमोफीलिया में रक्त का बहना नहीं रुकता है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए आगे है प्राणी संरचना।
का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, उसका नाम है एनाटॉमी। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पेपरों में ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, यस। तो हमने बात कर ली कि प्राणी के जो शरीर की संरचना है, प्राणी के शरीर की संरचना का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, उसे एनाटॉमी कहते हैं। डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है, याद रखना है न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए का मूल मात्रक। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये राइबोज नाम के अम्लों से बनता है, याद रखना है। किस प्रकार के अम्लों से बनता है, राइबोज नाम के अम्लों से बनता है डीएनए। और डीएनए क्या होता है, डीएनए आनुवंशिक लक्षणों का वाहक होता है, अर्थात माता पिता से संतान में जो लक्षण जाते हैं वो डीएनए के माध्यम से ही जाते हैं, डीएनए के द्वारा ही जाते हैं। ये 2-3-4 चीजें और आपको डीएनए के बारे में लिख लेनी है। जरा अगला देख लीजिए, अगला देख लीजिए क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर है क्लोरोफॉर्म किससे बनता है, ये रहा क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म किससे बनता है, तो याद रखना है क्लोरोफॉर्म मीथेन से बनता है। मीथेन जो गैस है वो गोबर गैस में होती है, याद रखना है। मीथेन जो गैस है, मीथेन गैस गोबर गैस में होती है। ये क्वेश्चन पेपरों में बहुत बार पूछा गया है, मीथेन गैस गोबर गैस में होती है। और जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग पहले लोगों को बेहोश करने के लिए किया जाता था, शल्य चिकित्सा में किया जाता था। जिनका ऑपरेशन किया जाता था उन्हें बेहोश करने के लिए ऑपरेशन से पहले इसका प्रयोग किया जाता था। आगे करते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा बनाती है, तो याद रखना है यांत्रिक ऊर्जा बनाती है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। विद्युत मोटर जो होती है, वो विद्युत ऊर्जा से चलती है, बिजली से चलती है और यांत्रिक ऊर्जा बनाती है, वो काम करती है। अगली बात देखिए, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, शुक्र है। शुक्र के बारे में तो कई सारी चीजें हैं। शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी की भगिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है वह है बुध। तो यहाँ पे सूर्य के बारे में 2-3 चीजें जान लीजिए। सूर्य जो है गैसों का गोला है, याद रखना है। सूर्य एक तारा है। सूर्य के अंदर जो ऊर्जा बनती है वो किससे बनती है, सूर्य के अंदर जो ऊर्जा बनती है संलयन के द्वारा बनती है, याद रखना है। कौन सी विधि है, संलयन के द्वारा बनती है। और किस किस का संलयन होता है, H2 का और हीलियम का सूर्य के अंदर संलयन होता है। हाइड्रोजन गैस का और हीलियम गैस का सूर्य के अंदर संलयन होता है। संलयन मतलब दोनों एक दूसरे से मिलती हैं और एक नया नाभिक बनाती हैं। संलयन की केमिस्ट्री की एक विधि है। सूर्य के अंदर जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है, सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो है हाइड्रोजन, और ये लगभग 74% के आसपास होती है। दूसरे स्थान पर जो गैस पाई जाती है सूर्य के अंदर, उसका नाम है हीलियम। सूर्य के अंदर तो हीलियम का परसेंट कितना होता है, लगभग 25% होता है हीलियम का परसेंट इसमें सूर्य के अंदर। तो सूर्य एक तारा है, सूर्य के अंदर संलयन होता रहता है। किस किस का संलयन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का। इसके माध्यम से ऊर्जा बनती है सूर्य के अंदर। और सूर्य के अंदर सूर्य गैसों का एक गोला है, सूर्य एक तारा है। सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस सूर्य के अंदर पाई जाती है। चलिए ये बात हो गई। अगली बात है ऊटी। ऊटी जो है कहां पर है, देखिए ऊटी जो है तमिलनाडु में है। यह एक हिल स्टेशन है जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, एक बात। और तमिलनाडु के अंदर एक जिला है नीलगिरी। नीलगिरी जिले में है ये। अब नीलगिरी का जब नाम चला है तो दक्षिण भारत में एक पर्वतीय श्रृंखला है जिसका नाम है नीलगिरी। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप लिख लेंगे। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। पहली बात डोडा बेटा। एक चीज और जान लेनी है आपको, नीलगिरी कितने राज्यों में फैला हुआ है। नीलगिरी पर्वतमाला 3 राज्यों में फैली हुई है। तमिलनाडु, याद रखेंगे आप, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, 3 राज्यों में फैली हुई है। कौन सी, नीलगिरी पर्वतमाला। आपको हम क्वेश्चन कर रहे थे ऊटी कहाँ है, दक्षिण भारत में है ऊटी, तमिलनाडु में है ऊटी, और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में है। नीलगिरी जिला है एक तमिलनाडु के अंदर, उसमें है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। और
और ये नीलगिरी पर्वतमाला है दक्षिण भारत में, ये तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में। याद रखना है 4 जगह पर फैली हुई है, 3 राज्यों में फैली हुई है ये पर्वतमाला। मैं छोटे छोटे बिंदु लिखवा रहा हूँ इन सभी बिंदुओं के बारे में। ये जीके बहुत बड़ा हो जाएगा, आपने कई सारे पेज भर सकते हैं, सारी चीज़ों को आप याद कर लें तो अच्छा रहेगा। सिमलीपाल कहाँ है, याद रखना है, सिमलीपाल है उड़ीसा में, और ये जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है सिमलीपाल, उड़ीसा में। उड़ीसा में एक जिला है मयूरभंज, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है, इतना याद रखना है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो सिमलीपाल है, इसकी जो प्रोजेक्ट टाइगर में इसे शामिल किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर, सरकार ने एक प्रोजेक्ट टाइगर नाम से योजना चलाई थी, जिसका उद्देश्य था टाइगर्स को उनके हैबिटेट में अर्थात उनके पर्यावरण में रखना और उसी तरीके से रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो आपको उम्मीद अच्छी लग रही होगी। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। 1973 में प्रधानमंत्री कौन थी, याद रखना है, 1973 में प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सिमलीपाल को भी शामिल किया गया। ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये उड़ीसा राज्य में है। इतनी बात हो गई। अगली बात देखिए, नौसेना की पूर्वी कमांड कहाँ है? देखिए भारत में नौसेना की 3 कमांड है। पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम में है। नौसेना की जो एक और है पश्चिमी कमांड, नौसेना की पश्चिमी कमांड है मुंबई में, और नौसेना की दक्षिणी कमांड जो है, दक्षिणी कमांड है कोच्चि में, जिसे पहले कोचीन कहा जाता था, कोचीन भी कह सकते, कोच्चि। कोचीन कहाँ है? केरल में। कोचीन केरल में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी 3 कमांड है, एक पश्चिमी कमांड जो मुंबई में है, दक्षिणी कमांड कोच्चि में है, और उसकी पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम में है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हैं, बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का जो मकबरा है ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। बीबी कौन थी? बीबी का नाम था राबिया उद दौरानी। यह औरंगजेब की पत्नी थी। तो अपनी पत्नी की याद में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगाबाद में। भारत विश्व का कितना प्रतिशत स्थान घेरता है? अंडरलाइन कर देते हैं, भारत विश्व का 2.42 क्षेत्रफल घेरता है। ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। भारत में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सबसे कम वन जिस राज्य में पाए जाते हैं उस राज्य का नाम है हरियाणा। यहाँ से आप समझेंगे एक और, भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, एमपी में। दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? दूसरा स्थान सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल के हिसाब से पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में इतना भी समझ लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो चीन के साथ मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये छोटी 2 बातें हैं, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन से राज्य से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद आसाम में होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी गिर जाती है। वहां पर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम सुंदरवन डेल्टा है। और सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पति का जो स्थान है वह सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य को छूता है, वहां पर इसका क्षेत्र है। तो ये हमने बहुत सारी चीजें कर ली। कहाँ से पैदा हुई ये सारी चीजें? ब्रह्मपुत्र नदी से। आगे देखिए, दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? याद रखना है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप नील नदी अभी किया था। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में 2-3 चीजें आपको जान लेनी है। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या है 54 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में।
एक बात। दूसरा, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं, ऐसा महाद्वीप है। और माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति अर्थात मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में ही हुई थी। इतनी सारी चीजें हम लोग को अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जाननी है। सारी चीजें लिख लेना, लिखकर ही इसको याद करना है, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में आपको इतना और जानना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है, अर्थात यह दुनिया का यह अकेला ऐसा महाद्वीप है जिसके चारों तरफ पानी पाया जाता है। तो द्वीपीय महाद्वीप है। उत्तर प्रदेश पुलिस SI में ये सवाल पूछा गया था। अगली बात है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान जो है उष्णकटिबंधीय मैदान है। ये हैं कैसे मैदान है? उष्णकटिबंधीय मैदान होते हैं, ऐसा और इसके बारे में लिख लेना, सवाना घास के मैदानों के बारे में। अगली बात करते हैं, देखिए राज्यपाल का सभापति कौन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा के सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में दो चीजें, एक चुनाव के बारे में जान लीजिए। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं, याद रखना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं तथा राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। एक और बात है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी, संसद के मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। तो आपको क्या क्या करना है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं, लोकसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य जो होते हैं, मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। लोकसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 होती है। राज्यसभा में 12 होते हैं मनोनीत सदस्य, लोकसभा में 2 होते हैं। इस तरह संसद में टोटल 14 मनोनीत सदस्य होते हैं। ये सब क्वेश्चन पेपरों के क्वेश्चन हैं। अगली बात देखिए, कार्ल मार्क्स जर्मनी के चिंतक थे। कार्ल मार्क्स की 2 प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम मैं आपको लिखवा देता हूं। कार्ल मार्क्स की 2 प्रसिद्ध पुस्तक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स की 2 प्रसिद्ध पुस्तकें मैं लिखवा देता हूं। एक तो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एक किताब है दास कैपिटल। ये 2 किताबें हैं कार्ल मार्क्स की। अगली बात, अगला जो लास्ट 24 क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? तो अरविंद घोष ने लिखी। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने? भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने। आपको इस बात का याद रखना है, ये थे भारत के जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने, उनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। तो नीलम संजीवा रेड्डी कब से राष्ट्रपति बने? देखिए नीलम, 2 बात समझ लीजिए, नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति बने। ये पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, पहले निर्विरोध राष्ट्रपति थे, पहले गैर कांग्रेसी थे। ये गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे और ये 1977 से 1982 तक पद पर रहे। ये बात याद रखनी है। निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी गैर कांग्रेसी प्रथम राष्ट्रपति थे। 1977 से 1982 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। मित्रों, वीडियो हो गई खत्म। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल नवनिर्माण एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरीके से काम के किस्से आपके लिए लाते रहेंगे। आप इनके नोट्स बनाते रहिए, याद करते रहिए। ये सभी के सभी प्रश्न निरंतर पेपरों में पूछे जाते हैं। आप उन्हें देखकर लग भी गया होगा। चलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बेस्ट ऑफ लक।